जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी जी हमारे साथ हैं और उद्योगपति गोरा जी हमारे साथ हैं। शुरुआत डीओ आपसे कर लेते हैं। मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं आप, चूँकि स्कूलों की चर्चाएं चल रही हैं। YMCA के कुछ छात्र से सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर इस कोरोना काल में जो स्कूल खुले हैं व्यवस्थाएं क्या हैं सरकारी तौर पर। मैं आपको पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो स्कूल्स हैं अभी रीओपन हो गए हैं और 9 to 12 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट भी हो गई हैं। परामर्श है उनको, अगर पेरेंट्स का उसमें उन्होंने अपना सहमति दे दी है तो वो स्कूल भी आ रहे हैं बच्चे परामर्श के लिए। और इसी तरह प्राइवेट स्कूलों में भी परामर्श के लिए बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। जी, इसके साथ साथ में जो निजी स्कूलों की बात है, अभी हमारे साथ शिक्षाविद बैठे थे सुरेश चंद्र जी, उनसे भी एक सवाल था कि व्यवस्थाएं कैसी हैं निजी स्कूलों में। उनको लेकर कोई आपकी कोई टास्क फोर्स है, टीम है जो देख रेख कर रही हो कि व्यवस्थाएं वाकई में ही दुरुस्त हैं या नहीं हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, इसमें आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें अभी जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने सहमति नहीं दिए हैं। तो जो हमारे पास संख्या आई थी प्राइवेट स्कूलों की वो हमें प्राप्त नहीं हुई कि वो स्कूल खुल गए हैं। पर जो भी हमारी एसोसिएशंस हैं प्राइवेट स्कूल्स, उनसे बात हुई है, उन्होंने पूरे जो भी हमारे नॉर्म्स हैं SOP के और जो शिक्षा विभाग के स्कूल खोलने के लिए कोरोना समय में वो उन्होंने सभी ने पूर्ण किए हुए हैं। जी, आप दावा कर रही हैं पूर्ण किए हैं। हमारे साथ में मोहित वोरा हैं, उद्योगपति हैं, क्योंकि YMCA से पास आउट हैं और फरीदाबाद में काफ़ी ऐसे उद्योगपति हैं जो YMCA से निकले हैं और यहाँ उनके बड़े उद्योग चला रहे हैं आज की तारीख में। वो वोरा साहब, माहौल बदलता हुआ सा दिखता है। कई बार स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि कोरोना जल्द खत्म हो जाएगा। कई बार चिंताएं उनकी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। खास तौर से जो आज का मौसम है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके साथ साथ में ग्रेप सिस्टम लागू हो गया है NCR में। आपके जनरेटर बंद करा दिए गए हैं, NGT की तरफ से आदेश हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसे माहौल को? राइट, आपका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं सबसे पहले जो पहले के पैनलिस्ट ने उन्हीं के लाइंस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इंडिया न्यूज़ चैनल का और JC बोस यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने इतना इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, शपथ। मेरे को लगता है ऐसे एक्सेप्शनल टाइम्स के अंदर हमारे को इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बहुत बहुत ज़रूरत है, जो हमारे को अवगत कराते रहते हैं कि हमारे को सेफ्टी की प्रिकॉशंस लेनी है। जी, और आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक वैलिड है कि हमने पिछले 6 महीने 7 महीने में बहुत ही टफ टाइम देखा है और फ्यूचर में अभी हम इसको कैसे कोप अप करेंगे एज फार एज इंडस्ट्री इज़ कंसर्न। मैं कहूँगा कि सरकार ने अपनी तरफ से इस दायित्व को काफ़ी हद तक निभाने की कोशिश की है। हमने कई रिलीफ पैकेजेस भी देखे हैं, मोरेटोरियम भी देखा है हमने, OD लिमिट्स जिसको हम एडहॉक लिमिट बोलते हैं, 20% ऑफ दिस वाज गिवन। बट ओवर एंड अबव दैट आई फील कि इंडस्ट्री का भी इसके ऊपर, कॉरपोरेट जगत का भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। और जिसमें जैसे इमीडिएटली लॉकडाउन को जैसे ही लागू किया गया था, तो पर्टिकुलरली हमारी इंडस्ट्री की बात करेंगे, हमारी कंपनी की बात करेंगे, तो हमने इंश्योर किया कि किसी का भी कंपनसेशन 1% भी जो है उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा। और इमीडिएटली आफ्टर दैट जैसे ही ये इनिशिएटिव लिए गए कि हमारे को इंडस्ट्री को खोलना है और पूरे के पूरे एहतियात बरत के खोलना है, और हमने भी उसी तरह से सारी गाइडलाइंस को, SOPs को फुलफिल करते हुए हमने इंडस्ट्री को खोला। और बहुत ज़रूरी था बिकॉज लोगों का मनोबल जो है उस टाइम पे गिरता जा रहा था। पीपल वर क्यूरियस टू नो कि उनकी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उनका काम पे आना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उस टाइम पे भी इंश्योर किया कि ये चलता रहे और सबको कंपनसेशन प्रॉपर मिलता रहे, बिकॉज एक के पीछे एक कड़ी जुड़ी रहती है, सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जिसके अंदर जो आने वाले टाइम में NGT के कुछ रेगुलेशंस हैं, मेरे को लगता है कि जितने भी रेगुलेशंस हैं ये हमारे ही अपने भले के लिए हैं। ठीक है, टाइम टफ है इंडस्ट्री के लिए भी, देयर आर कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज हैं। बट अगर हमारे को इससे हिम्मत हारनी नहीं है, हमारे को इसके साथ
सरकार के साथ और सबके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और- उद्योगपति हाँ जी, फरीदाबाद के। चलना निश्चित तौर से एक बड़ा कदम है इंडस्ट्रियल उद्योगपतियों की तरफ से। हमारे साथ में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद की चेयरपर्सन है पुनीता हसीजा। डॉक्टरों का बड़ा रहा है इसमें कोरोना काल में, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर देखे गए हैं हसीजा जी। किस तरह से जो प्राइवेट खास तौर से जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी अगर भूमिका की बात करें तो कई तमाम तरह के सवाल भी उन पर इस बीच में उठते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी, एक ये बड़ा कदम प्राइवेट डॉक्टरों की तरफ से देखा गया। किस तरह देखते हैं इसे आप? Thank you, India News, for giving me this opportunity, and YMCA, this JC Bush University, मुझे पहली बार आने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज डिस्कशन हो रहा है। जैसा आपने कहा कि जब कोविड-19 का हमारे देश में आगमन हुआ, कुछ एक ही नंबर थे, काउंटेबल नंबर थे, लेस देन 10 यू कैन से, एंड लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन हमारे जो फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिविल सर्जन सर, डॉक्टर जब जो थे हमारे यहाँ पे, और प्लस हमारे डॉक्टर्स की एक मीटिंग हुई DC सर के साथ, एंड उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है बाकी देशों के अंदर हमने देख चुके थे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उस हिसाब से एक हमारा भी पूरा SOP बनाया गया। तो उसमें लॉकडाउन में ये बोला गया कि कुछ दिन तक सारे हॉस्पिटल वगैरह बंद रहेंगे, लेकिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि जो प्राइवेट छोटे हॉस्पिटल्स थे उनको कुछ दिन के लिए लॉकडाउन के कारण बंद रखा गया, और लेकिन उस दौरान IMA ने अपने न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देकर अपने सारे डॉक्टर्स के नंबर विद देयर स्पेशलाइजेशन हमने ऐड दिया कि हम लोग टेली कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हैं। आप किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है हमसे टेली कंसल्टेशन लीजिए। और ESI मेडिकल कॉलेज को एक कोविड हॉस्पिटल कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद सर्वोदय हॉस्पिटल को भी उन्होंने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, एंड इस तरह से मीटिंग होती रही। तो उसमें बाकी के जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स थे उनको एक कोविड हॉस्पिटल के लिए 25% बेड्स रिजर्व रखने के लिए कहा गया, जो सबने खुशी खुशी माना, और उसके रेट्स वगैरह भी कोविड के हिसाब से जो डिसाइड हुए तो वो उसके लिए कहा गया। फिर आया जब इसी के साथ साथ हमें फ्लू OPD स्टार्ट करना था, तो फ्लू OPD में जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने IMA के लोगों ने अपनी हामी भरी कि हम सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ मिलके हम फ्लू OPD करेंगे, जिसमें मैंने और हमारे IMA के डॉक्टर्स ने भी सबसे पहले पार्टिसिपेशन दिया। और हम लोग सुबह ही सुबह जाके वहाँ बैठते थे। तब तो इतना हम पता भी नहीं होता था कि कौन सा पेशेंट जो है वो बाहर, मतलब डायग्नोस होता था कि हाँ ये पेशेंट बाहर से आया हुआ है तो उसको फ्लू OPD में ही दिखाना है। उसके साथ साथ अल्फा मेडिकल कॉलेज में जो आइसोलेशन में रखे गए थे पेशेंट, वो वहाँ के ICU में रखे गए थे, उनको भी हम राउंड करने चाहते थे, जो मैंने खुद भी करी है ड्यूटी। और हमारे डॉक्टर्स के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने सिर्फ एक बार कॉल करने पे बीइंग ए प्राइवेट डॉक्टर भी उन्होंने सिविल हॉस्पिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सारा काम किया। बड़ा कदम डॉक्टरों की तरफ से और हम ऐसे लोग कोरोना काल में उठाया गया। फिर भी धीरे धीरे हमारा जो हॉस्पिटल सब स्टार्ट हुए, जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ तो धीरे धीरे सब हॉस्पिटल सबने OPD शुरू करी। उसके लिए भी पूरा SOP तैयार हो चुका था कि हमें पेशेंट को बाहर स्क्रीनिंग करनी है। थर्मल स्कैनर्स हमने सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करा, और PP किट्स अरेंज हुई, फेस शील्ड्स अरेंज हुई, मास्क के रेट्स बहुत ही स्काई रॉकेटिंग थे। तो ड्रग इंस्पेक्टर सर, सिविल हॉस्पिटल सर से मिलके उनके रेट्स पे कंट्रोल करा गया, लिखा गया बार बार, एंड हमने देखा कि विद टाइम सब चीज़ें धीरे धीरे अवेलेबल होती गई और डॉक्टर्स भी सब धीरे धीरे काम करने लगे। बट उस कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो इमरजेंसी सर्जरीज और डिलीवरीज जो कभी रुक नहीं सकती हैं, वो एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। तो उसके लिए हम अपने सर्जन्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट और जो भी इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं उनका बहुत थैंक्स करते हैं। एंड इस मौके पे मैं अपने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो आज तक भी पिछले 7 महीने से वो लोग ESI मेडिकल कॉलेज में जाके अपनी सुविधाएं और अपनी सर्विसेज बिल्कुल अपनी सुविधाएं डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में दे रहे हैं, निश्चित तौर से अभी तक भी दे रहे हैं। बिल्कुल। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी बैठी हैं हमारे साथ में, ऋतु चौधरी जी। एक संगठन है अभिभावक एकता मंच, अभिभावक एकता मंच, हाँ जी है, जानते होंगे आपको? हाँ जी, हाँ जी। उनका कहना है कि स्कूलों को खोलने के आदेश सरकार की तरफ से जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन पेरेंट्स अभी तैयार नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। उनको कैसे, जो अभिभावक हैं उनको कैसे आप कहेंगे कि आप बच्चों को स्कूल भेजें और पूरी तरह से स्कूल में कोरोना नहीं है, संक्रमण नहीं बढ़ेगा? चिंताएं इस बात की हैं कि छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ में अगर आपस में वो क्लास में बैठेंगे, इसके बाद अगर वो घर जाते हैं तो अगर घर में उनके दादा हैं, दादी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें और भी ज़्यादा चिंताएं हैं। ऐसे में उन्हें कैसे आश्वासित करेंगे आप?
मैं आपको इसी बारे में बताना चाहूँगी कि हमने पेरेंट्स से इस बारे में सभी से कहा है कि वो अपना सहमति पत्र हमें दें। यदि कोई पेरेंट्स आपको किसी के मन में कोई इस तरह का भाव है कि हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित नहीं है, पहली बात तो हमारे हरियाणा सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं वो इस तरह की गाइडलाइंस बनाई हैं जो कोविड-19 के तहत है। डिस्टेंस जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है, मास्क जरूरी है, फिर बच्चों का हम थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं, बच्चों का टेम्परेचर भी ले रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 2 ऐप लॉन्च किए हैं, एक अफसर ऐप है, एक समीक्षा ऐप है। अफसर ऐप पे बच्चे का डेली का टेम्परेचर जाता है और बच्चे उसको लॉगिन भी करते हैं और उस पर एक्टिविटी भी चेक करते हैं। इसी तरह से समीक्षा ऐप भी है, उसमें भी टीचर सारा बच्चों का डाटा डालते हैं और यदि किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो उसमें हमारे को तुरंत ऐप में वो डिस्प्ले हो जाता है और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। बच्चे को आइसोलेशन में है या घर में उसको रखना है तो वो सब उसी टाइम गाइडलाइंस दी जाती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि 9 to 12 के जो बच्चे आ रहे हैं वो अभी बड़े हैं और वो इस चीज़ से थोड़ा सा अलर्ट भी हैं, सावधानी बरतने में। और जो छोटे बच्चे हैं 1st to 5th उनके साथ ये प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल रितु जी, आप ऐप की बात कर रही हैं। निश्चित तौर से सरकारें अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से कदम उठा ही रही हैं और इसके साथ साथ बोरा साहब, स्वास्थ्य विभाग दावा करता है कि 5 किलोमीटर के अंदर टेस्टिंग की जाएगी ताकि संक्रमण को रोका जा सके। 20 किलोमीटर अगर हॉस्पिटल है दूर तो वहाँ ना जाए कोई टेस्ट कराने के लिए। इसके साथ साथ एक स्वास्थ्य विभाग दावा ये भी करता है कि इंडस्ट्री में भेजकर वहाँ टीम अपनी और वहाँ टेस्ट कराए जाएंगे। क्या ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है क्या? इस तरह का उदाहरण तो अभी तक हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा है, बट हाँ ये बात मानते हैं हम कि जितने भी प्रशासनिक जितने भी अफसर हैं, गवर्नमेंट के अफसर हैं, दे कीप विजिटिंग अवर एरिया। वो आते रहते हैं, वो उसका जायज़ा लेते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं कि इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज़ देखने को मिल रही है। आप मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन लगातार डॉक्टर्स हैं जो वो दावा कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा दावा कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में चलिए आप ठीक है, डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, टीम नहीं पहुंच रही है, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी खुद उद्योगपतियों की भी है। आप कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं? क्योंकि अगर वर्कर्स पहुंच रहे हैं, कामगार कंपनी में काम कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा, लेकिन इसके साथ साथ में अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन जो क्षमता है वो घटेगी, क्योंकि पूरे आप वर्कर बुला नहीं सकते हैं। उसको कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि उद्योगपतियों और बिजनेसमैन के सपोर्ट के बगैर इस लड़ाई को जीतना मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस हमारे को उत्पादन के ऊपर करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक हमारे को ऑपरेशन की बात है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो हैं वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही क्लियर किए हुए हैं और बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर आप उसको फॉलो करके चलते हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि किसी तरह का कोई इशू आपके वर्कर्स में, आपके लेबर में उनको इस तरह का कोई बीमारी के साथ इस तरह का कोई इशू उठ सकता है। तो उन्हीं प्रोसीजर, उन्हीं SOPs को और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके हम अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं। और फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ पे भी एक भी केस नहीं आया है। हमारी 8 यूनिट्स हैं, 4 उनमें से फरीदाबाद में है, 4 दूसरे ज़िलों में भी हैं और किसी एक यूनिट में भी कोई भी इस तरह का केस सामने नहीं आया है। आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ गुड गाइडलाइंस और SOPs दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं, एहतियात जरूर रखी जा रही हैं कारखानों में मालिकों की तरफ से, चाहे वर्कर्स की बात हो चाहे बाकी अन्य स्टाफ की बात हो। हसीजा जी, जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा था, जिस तरह हमारा ये कार्यक्रम भी सफत कोरोना से लड़ने की, ऐसे में लगातार अब क्योंकि त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे आप भी कि लगातार भीड़ बाजारों में है। प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तमाम तरह की कोशिश की गई, चाहे गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हो या अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से SOP जारी की गई हैं, सिनेमा खोल दिए गए हैं। ऐसे लोग जो अभी भी लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं और कोरोना को, अभी वायरस को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? ये आपने बहुत अच्छी तरह ये मेरे से बात पूछी है और पहले मैं सर की बात का जवाब देना चाहूँगी
कि जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऑलमोस्ट काफ़ी जगह पर जाकर करा जा रहा है। जो फैक्ट्री वाले बोलते हैं उनके वहाँ पे प्रॉपर एक हमारी वैन जाती है जो एंटीजन टेस्टिंग करती है, और कुछ पेशेंट्स को जिनको लगता है तो उनका पूरा RT-PCR टेस्ट भी किया जाता है। और ये हम बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री में आएँ वो चेक करने के लिए, तो एक CMO सर को एक मैसेज देना होता है कि आप आइए और हमारे फैक्ट्री में सबका एंटीजन टेस्ट करिए। और अब आपके सवाल की बात जो रही, मतलब अभी भी मैं मतलब देखा है कि लोग थोड़े लापरवाह नहीं, काफ़ी लापरवाह हो गए हैं, इसको फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं कि होगा तो देखा जाएगा। बट उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर हम, क्योंकि अभी जैसे कम्युनिटी फेस ट्रांसमिशन का फेस चल रहा है, हमें नहीं पता कि हम जहाँ जा रहे हैं बाहर किसको कोरोना है किसको नहीं है, तो हमें अगर हम सिर्फ एक मास्क पहन लेते हैं और दूसरे जने से 6 फुट की दूरी रख लेते हैं, तो जो आपस में ट्रांसमिट होने का रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके साथ अगर हम कुछ भी सामान लेते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं या हम कहीं ऐसे फंक्शन में जाते हैं, तो हमें हाथ सैनिटाइज अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में करते रहते हैं। जैसे अब मैंने माइक, आपने देखा होगा, मैंने माइक को टच करने से पहले अपना हाथ सैनिटाइज किया, मैंने माइक को सैनिटाइज किया, फिर मैंने इसको पकड़ा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में लानी है, और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लाते हैं, क्योंकि मेरे से पहले जिसने माइक इसको चेक कर पकड़ा था, तो आई डोंट नो कि उसको कोविड था कि नहीं था। तो अब जैसे मैं इसको रखूंगी तो मैं इसको सैनिटाइज करके रखूंगी। तो इसीलिए आप घर में अगर आपके सर्वेंट आते हैं, आपके घर में काम करने वाले आते हैं, उनको भी पहले गेट पे ही आप सैनिटाइज कराइए। प्रेफरेबली अगर वो आप कर सकते हैं तो उनकी जो पहनने के कपड़े वगैरह वो भी अपने घर में आते हैं उनको बोले बदलें, और उनको बोले घर जाकर वो अपने जो वस्त्र हैं वो गर्म पानी में सर्फ में डाल के थोड़ी देर भिगो दें। और दूसरा है कि अगर आपको बाजार जाना बहुत ही ज़रूरी है तभी जाएं, और जब आप जाते हैं तो उस सामान को आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखिए, सब्जी को और फल वगैरह को धो के रखिए और उसको साफ पानी से फिर निकाल के रख दीजिए। हमें अपने साथ साथ अपने घर का तो ध्यान रखना है। अपने घर में बुजुर्ग हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे एंड जो हमारे 60+ जो बुजुर्ग हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपरटेंशन मतलब इसको कहते हैं हम, कोई ऐसी बीमारी है तो या वो उनको कैंसर की कोई दवाई चल रही है, कुछ ऐसी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनके लिए हमें खास ध्यान रखना है। हमें कोविड से जो डेथ हो रही है उनमें भी मैक्सिमम फरीदाबाद की जितनी भी अगर आंकड़ों की भी बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं उनको अलग से कोई गंभीर बीमारी थी, वो इस तरह के डाटा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं। ऋतु जी हमारे साथ हैं। ऋतु जी, अभी जिक्र कर रहे थे हम निजी स्कूलों को लेकर टीम बनाई गई है आपकी तरफ से, वो समय समय पर जांच कर रही हैं, लेकिन एक सवाल आपसे ये भी है कि आप निजी स्कूल तो बड़ा दावा करते हैं, उनकी तरफ से कोशिशें भी कई जगह देखी गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंताएं हैं वो सरकारी स्कूलों को लेकर हैं। क्या इतनी व्यवस्थाएं सरकारी स्कूलों में हैं? क्योंकि हमेशा से सवाल उठते हैं, क्योंकि पढ़ाई को लेकर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग को लेकर और क्लासरूम में किस तरह से जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको लेकर हमेशा कमियां कई बार दिखाई देती हैं। और ऐसे अब कोरोना काल में चूंकि अब जवाबदेही ज़्यादा है, चिंताएं बढ़ी हैं पेरेंट्स की, उनको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कोविड-19 के तहत सरकारी स्कूल में एक्स्ट्रा फंड दिए गए हैं जो सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर और क्लीनिंगनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो स्कूल का हेड है, टीचर्स है, सभी को उसमें टीम वर्क में लगाया गया है। और इस तरह की जो गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है उनका एक प्लेटफॉर्म तो अलग है ही। उनके पास जो बिल्डिंग्स होती हैं और जो उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में उनके मुकाबले थोड़ी कम होती हैं। पर जितना भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस आई हैं, सरकार के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आई थिंक वो बच्चों के लिए और स्कूल के लिए काफ़ी हैं। और स्कूल में जितना भी कार्यक्रम इसके कोविड-19 के तहत चल रहा है उसके ऊपर हम मॉनिटरिंग बहुत माइन्यूटली कर रहे हैं, और हम विभाग के लोग समय समय पे जाके उनकी रिपोर्ट भी ले रहे हैं। तो जी अधिकारी दावा बड़ा करते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टीम बना रखी है, ऐसा लगता है जैसे आप जब दावा करते हैं तो सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है स्कूलों में। क्या कहीं कोई कमी कहीं उजागर हुई है? अभी तक आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई है? हम चाहते हैं कि वो भी शेयर करें आप। हाँ, नहीं, ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग जब स्कूलों में जाते हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पे कमियाँ मिलती हैं तो उसको उसी टाइम उनको बताकर कि भाई ये इस कमी के कारण से ये नुकसान हो सकता है, तो उनको सबसे अच्छी बात ये है कि हम सभी को इस टाइम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, और हम उनको सारा कुछ इस तरह से, और मीडिया ऑफ कोर्स
थैंक यू सो मच मीडिया का। हमारे जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो मीडिया के थ्रू काफी कुछ सीख रहे हैं। और जो आपने आज ये कार्यक्रम किया है, इसमें शपथ से भी जब ये लाइव टेलीकास्ट या टीवी में सब देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है कि भाई कोरोना के लिए विभाग या मीडिया या हमारा देश कितना तैयार है। रितु जी से आगे बढ़ता हूँ मैं, वोरा साहब, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि आप भी एक संस्थान चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, दावे इसी तरह के यहाँ भी हैं, टीम बनाई गई हैं, आपके वहाँ भी पहुँचते होंगे। क्या लगता है जो ये दावे हैं, क्योंकि 22-23 डिपार्टमेंट आपके भी इससे कारखानों से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, उनके अधिकारी और कर्मचारी आप तक पहुँचते होंगे, जो कि ये रितु चौधरी कह रही हैं या जो इनका दावा है, बाकी विभागों का भी इसी तरह से हाल है, क्या वहाँ कुछ आपको संतुष्टि लगती है उनके दावों में, सच्चाई दिखती है? देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो मेरे को लगता है कि अपनी पूरी क्षमता के ऊपर काम कर रहे हैं और क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट लुकिंग एट अवर पॉपुलेशन, अब हमारी पॉपुलेशन को भी तो देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी तो देखिए, अब पर्टिकुलरली हमारे इंडस्ट्री जगत को देख लीजिए। बहुत ही लाखों की तादाद में माइक्रो स्केल में इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं वहाँ पे। और वहाँ पे उन एक एक कारखाने तक पहुँचना और वहाँ पे अपना मैसेज पहुँचाना और अपने ऑफिसर्स को वहाँ पे भेज के वहाँ पे इंश्योर करना कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है, ये कोई कम चैलेंजिंग काम नहीं है। इट्स वेरी हाईली चैलेंजिंग। और ये एकदम से ही, जैसे कोविड-19 जैसे जो महामारी है, एकदम से ही हमारे ऊपर पड़ी है। उससे पहले कोई तैयारी नहीं थी, ये नहीं थी कि इनको कोई टाइम मिला था कि किसी तरह की कोई तैयारी या होमवर्क करने का वहाँ पे करके। तो मैं इसको देख के कहता हूँ कि जितना भी इन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से काम किया है वो काबिल तारीफ है। इंडिया की सिचुएशन कोई बहुत ख़राब नहीं है। वी आर डूइंग वंडरफुली वेल। और आपने देखा है पीक से हम रोज नीचे जाना शुरू हो गए हैं। कर्व जो है हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। और इसी होप के ऊपर मेरे को लगता है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर वी शुड सी सम वेरी गुड न्यूज़ और फिर से एक ऑप्टिमिज्म एनवायरनमेंट में आ जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं राष्ट्र के नाम संदेश में, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन डॉक्टर्स अपनी तरीके से जुटे हुए हैं, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, डबलिंग रेट लगातार बढ़ रहा है। अगर फरीदाबाद की ही हम बात करें तो मामले भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो डबलिंग रेट है वो फरीदाबाद में काफ़ी बेहतर पिछले वक्त से दिखाई दिया है। क्या लगता है ये जो कोरोना का जो संक्रमण है, आने वाले जो वक्त में कैसे देखते हैं इसे? अभी और बढ़ेगा, चूंकि अब प्रदूषण एक बीच में आ गया है, इसको लेकर आपके पुनीता जी किस तरह से देखते हैं इसे? आपने सही कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो कोविड का जो अभी एक फर्स्ट हमारा जो पीक है वो डिक्लाइनिंग की तरफ है। डेफिनेटली हमारे नंबर ऑफ केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं, प्लस हमारा जो रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया है। और आई थिंक ये सब जो हमारे रेगुलर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट है, प्राइवेट डॉक्टर से हम पेशेंट्स हैं, प्लस जो टीवी मीडिया चैनल्स के थ्रू कहा जा रहा है, लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली त्योहारों के बाद हमें एक्सपेक्टेशन है कि अगर लोग लापरवाही करेंगे तो केसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर लोग समझदारी से अपने त्यौहार मनाना चाहते हैं, त्यौहार मनाएंगे तो डेफिनेटली केसेस कम होंगे। और वो दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि लोग जैसे अब आजकल क्या हो गया कि लोग अपने आप से ही एक दूसरे की पूछ के दवाई शुरू कर देते हैं, तो वो ना करें कृपया करके। अच्छा। अगर उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि अब डेंगू का, मलेरिया का सीजन भी जैसे आने वाला है, तो डेंगू के साथ अगर हमारा कोविड-19 हो जाता है तो दोनों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल काफ़ी हद तक डिफरेंट है। मतलब अगर हम कोविड में ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि जिसमें कोगुलोपैथीज के लिए होता है, और डेंगू में क्या होता है कि ब्लीडिंग के कारण हो सकते हैं, तो वो दवाइयाँ आपस में एक दूसरे को प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है सब हमारे कंट्रीमैन से, हमारे फरीदाबाद वासियों से, कि अगर आपको बुखार है तो कृपया करके ये जांच कराइए कि आपको कोविड है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, इन सब का, क्योंकि ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें और डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। बिल्कुल, तमाम तरह के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन चिंताएं भी अपनी अपनी हैं लोगों की। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जागरूकता के कार्यक्रम लगातार किए गए सरकारों की तरफ से, चाहे प्रशासनिक स्तर पर किए गए, तो कहीं ना कहीं अभी आपको बचकर रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में फेस मास्क का जरूर इस्तेमाल करना है। तमाम डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं और अब तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस बात को कह रहे हैं। जी सोनल।